ऐसा है जिसके साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत है। बिहार की राजनीति का वो चेहरा जो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत डायनामिक है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। सत्ता में रहें या ना रहें, खबर तो है सत्ता में नहीं रहते हैं, फिर भी सत्ता की चूल्हे हिला करके रखते हैं। और नीतीश कुमार के लिए बिहार में और 2024 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नाम चिराग पासवान। आगे पीछे सिर्फ इतना बताऊंगा, जमुई के सांसद हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, और मुझे इंटरव्यू देने के लिए इस वक्त लाइव हैं। चिराग पासवान जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं, कैसे हैं आप, कैसी सेहत है, बिहार की सेहत कैसी है, और जितने आपके प्रतिद्वंदी हैं उनकी सेहत कैसी है? बिल्कुल बिहार की सेहत जरूर चिंताजनक है राशिद भाई। आप खुद भी देख रहे हैं आज की तारीख में मेरा बिहार सुर्खियों में सिर्फ गलत कारणों से बना हुआ है। कभी अपराध को लेकर, कभी यहाँ के युवाओं, छात्रों, अभ्यर्थियों पे चल रही लाठियों को लेकर। तो यकीनन बिहार की अगर आप सेहत की बात करें तो वो बहुत चिंताजनक है और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे प्रतिद्वंदियों की अगर आप बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र आपने किया ही है। तीसरे नंबर की पार्टी आज भी वो कहते हैं चिराग मॉडल की वजह से उनका ये हर्ष हुआ, पर हकीकत में ये हर्ष बिहार की जनता के आक्रोश की वजह से हुआ। और अगर उन्हीं के नेतृत्व में इसी तरीके से बिहार के हालात, बिहार की सेहत बिगड़ती गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो दिन दूर नहीं जब सत्ता से पूर्णतः दूर हो जाएंगे। आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता से दूर हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो ख्वाब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी सपना देख रहे हैं, सीएम बन जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने साथ में एक फ्रेज भी जुड़वा लिया है, कलयुग के भागीरथी। सपना देखने का अधिकार राशिद भाई हर किसी को होता है। मेरी शुभकामनाएं उनको अपने सपने देखने के लिए। पर जो व्यक्ति भाई ठीक से प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बन पाए हों, वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, ये अपने में बहुत हास्यास्पद लगता है। और कारण है, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। मेरे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 17-18 सालों में, लगभग 2 दशक होने को आए उनको मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, उन्होंने मेरे बिहार के लिए ऐसा क्या किया, या उन्होंने बिहार के लिए ऐसी कौन सी वो योजनाएं लेकर आए जिसकी वजह से वो देश भर के सामने जाएं और जाकर बोले कि देखो हमने बिहार में ये किया, अब हम देश में करेंगे। हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में गुजरात मॉडल वो लेकर आए थे और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, उनको सराहा और उनको अपने सर आंखों पर बैठाया। पर मुख्यमंत्री बताएं ना, बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? अपराध का मॉडल लेकर जाएंगे, या भ्रष्टाचार का मॉडल लेकर जाएंगे, या हर समस्या का समाधान जो लाठी है, लाठी का मॉडल ये देश भर में लेकर जाएंगे? कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? और दूसरा पक्ष भाई, कोई विपक्ष में इनको नेता अपना मानेगा क्यों? विपक्षी एकता आज की तारीख में एक भ्रम मात्र बन के रह गया है। जब भी विपक्ष के तमाम नेता एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं तो आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखते हैं। और कुछ तो दावेदार भाई बड़े बड़े हैं। कांग्रेस की बात कीजिए, 600-700 विधायक तो हैं ही उनके देश भर में। या आप ममता बनर्जी जी की बात कीजिए, 200-225 उनके विधायक हैं। आप केजरीवाल जी की बात कर लीजिए, दिल्ली पंजाब मिला के 100-150 के आसपास उनके विधायक हैं। 125 विधायक ये अखिलेश जी के पास हैं। तो इतने विधायकों वाली पार्टी को छोड़कर कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता विपक्ष में माने, ऐसा मुझे तो संभव नहीं। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा के बीच में अगर कोई बैरियर आ जाता है ना, तो वो चिराग पासवान का बैरियर आ जाता है। चिराग पासवान ने पिछले दिनों, पिछले 3-4 महीनों में मैंने सुना है नीतीश कुमार की नींद बड़ी खराब की है। जब से गोपालगंज में वोट बटोर करके लेकर के आए, मुकामा में वोट बटोर करके लेकर के आए, तब से नीतीश कुमार बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार को हिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अब पर्दे के पीछे से कुछ कहानियां चल रही हैं कि चिराग पासवान साथ में आ जाएंगे तो दुसाध वोटर साथ में आ जाएंगे, मुकेश सहनी साथ में आ जाएंगे तो मल्लाह वोटर साथ में आ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा साथ में आ जाएंगे तो फिर कुशवाहा वोटर साथ में आ जाएंगे। और ये 10 से 12% अगर मिल गए ना, तो फिर ये 2024 में पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देंगे नीतीश कुमार को। क्या पर्दे के पीछे ऐसा कुछ हो रहा है? और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो लगाम क्या चिराग पासवान के हाथ में है? भाई मुझे ईमानदारी से नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट जो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा है, जिसके उदाहरण आपने भी दिए, गोपालगंज हो या कुर्नी में हो या मुकामा में हो, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि जिस भी गठबंधन के साथ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, उस गठबंधन लेकिन की पर्दे पराजय के पीछे रोशनी उस तो गठबंधन चिराग की ही दिखाता हार है ना, पूरी चिराग तरीके भाई। से तय है। आज भाई मैं तो तैयार हूं बिहार को रोशनी दिखाने के लिए। मैं तो कहता हूं कि मैं खुद जल के भी बिहार को अगर रोशनी दिखा पाऊं, और मेरा लक्ष्य यही है भाई। मैं राजनीति में आया ही इसीलिए हूं ताकि बिहार बिहारियों के खोए हुए गौरव, स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ सकूं। आज बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। भैया मेरे मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को लेकर आक्रोश इतना ज्यादा है भाई। जैसा मैं कह रहा था कि वो किसी भी गठबंधन में रहेंगे, नेगेटिव वोटिंग होती है। कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं भाई जिसको हम लोग भी बात करते हैं कि जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया होता, फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं कि अच्छा देखते हैं किसकी तरफ जाना नहीं जाना, उनकी राह को ये आसान कर देते हैं। जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री रहते हैं उस वोटर को ये क्लियर हो जाता है कि हम किसी को भी वोट देंगे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन को हम वोट नहीं देंगे। और इसका परिणाम हम लोगों ने तीनों उपचुनाव में हम लोगों ने देख लिया, जहां पे कोई कारण नहीं था कि महागठबंधन हारता। भाई ये लोग तो अपने आप को मान के चलते हैं ना कि इतना मजबूत जातीय समीकरण है, क्योंकि जातियों की राजनीति ये लोग करते हैं। तो ये लोग मानते हैं कि जातीय समीकरण इनके पास इतना मजबूत है, कोई इनको हरा नहीं सकता। तो क्या कारण था कि ये लोग गोपालगंज हार गए या ये लोग कुर्नी हार गए? कारण सिर्फ एक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जनता का आक्रोश मेरे मुख्यमंत्री के प्रति। जाति तो खैर अब जाति ही नजर आ रही है। एमवाई वाले भी चले गए, भूरा बाल साफ करने वाले भी चले गए। लेकिन चिराग, मैं आपकी तारीफ जानते हैं ज्यादा क्यों करता हूं? कभी भी आप अपनी, और मैं क्यों कहता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की सियासी विरासत को बहुत अच्छे से, बहुत कंपोज तरीके से आप लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपका सियासी वार कभी बिलो द बेल्ट नहीं होता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है आप में। लेकिन हमारे यूपी, चूंकि मैं यूपी का हूं, आप बिहार के हैं, हमारे यूपी और बिहार में एक बात कही जाती है, मन मन भावे मुड़िया हिलावे। बीजेपी और आपके बीच में यही चल रहा है। एनडीए के साथ भी नहीं और एनडीए के पास भी नहीं, फिर भी एनडीए के मुखालिफ नहीं, यानी एनडीए के विरोध में भी नहीं। ये चल क्या रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा नैरेटिव क्लियर है भाई, मेरा लक्ष्य क्लियर है, मेरे टारगेट्स क्लियर हैं। जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनकी वजह से आज बिहार बदहाली की कगार पर आकर खड़ा हो गया। और भाई ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े दर्शाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि हर विकास के मापदंड पर बिहार फिसड्डी राज्य है। तो भाई ये फिसड्डी राज्य बना क्यों? अगर इसके लिए मेरे मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? बिहार से पलायन रुकता क्यों नहीं है? आज भी मेरे बिहारी युवाओं को दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, गुरुग्राम, नोएडा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। क्यों मेरे प्रदेश में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स नहीं खुलते? क्यों मेरा प्रदेश एजुकेशनल हब नहीं बनता? क्यों मेरे प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता? तो इन सब बातों का जिम्मेदार अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है तो और कौन है? तो मेरी नीति क्लियर है भैया कि मैं जिनके विरोध में हूं, किनके साथ जाऊंगा, भाई ये चुनाव का विषय है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी कोई इलेक्शंस नहीं है, ना स्टेट इलेक्शंस है, ना जनरल इलेक्शंस है। स्टेट इलेक्शन भले ही नहीं है, जनरल इलेक्शन भले ही नहीं है, लेकिन जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान, और पूरा देश ये जानना चाहता है कि मोदी सरकार का अगले लोकसभा चुनाव से पहले 1 या 2 कैबिनेट रिशफल हो सकता है। क्या कैबिनेट में जगह मिलेगी चिराग को? कुछ तो इंडिकेशंस मिले होंगे, कुछ तो महत्वाकांक्षाएं होंगी। भाई चिराग एफिशिएंट हैं, चिराग पढ़े लिखे हैं, देश को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, जमुई को समझते हैं, हाजीपुर को समझते हैं, बिहार को समझते हैं। तो क्या केंद्र में मंत्री बनेंगे? आप तो हनुमान है मोदी जी के। राशिद भाई, पहली बात तो ये पूरी तरीके से पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। दूसरी बात, मेरी महत्वाकांक्षाएं अगर व्यक्तिगत होती भाई तो 2020 में मैं नतमस्तक हो जाता मेरे मुख्यमंत्री के सामने, तो मेरे बिहार में आज की तारीख में 2 मंत्री होते, मैं खुद आज केंद्र सरकार में मंत्री होता। भाई मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां मैंने अपने पिता को पूरा जीवन काम करते हुए देखा एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। कई बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता था, मौसम वैज्ञानिक है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मंत्री वो जरूर रहेंगे, उनके बारे में सब बातें कही जाती हैं। बट एज अ मंत्री उनके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी थी, इस बात का मैंने अनुभव किया है। तो मंत्री बनना कुछ लोगों के लिए संभवतः एक प्रलोभन हो सकता है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है, पर मैं जिस परिवार से आता हूं मेरे लिए मंत्री पद भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत नहीं है, मेरी महत्वाकांक्षा मेरे प्रदेश के लिए, प्रदेश मेरा कैसे आगे बढ़े उसके लिए मैं हर त्याग करने को तैयार हूं। मैंने किया भी है भाई और मैं करता रहूंगा। प्रदेश को, बिहार को जब तक विकसित राज्य ना बना दूं, बस इस महत्वाकांक्षा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। त्याग तब किया जाता है जब परिवार साथ में हो। स्वर्गीय रामविलास पासवान हमेशा सबको साथ में लेकर के चलते थे। चूंकि आपकी रगों में उनका खून बहता है, रगों में खून बहने का मतलब यह है कि आपके जहन में, आपके दिल में
लोहिया भी होंगे, जेपी भी होंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी होंगे, लेकिन पूरा बिहार यह भी जानना चाहता है कि चाचा के साथ क्या जो दूरियां हैं, ये दूरियां मिटेंगी या फिर नहीं मिटेंगी। जब परिवार एक रहेगा ना, तभी 2024 में ताकत रहेगी। ये ताकत आज की तारीख में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में समझ में आने लगी है। क्या चिराग भी समझने लगे हैं या नहीं? भाई मैं फैसले लेने वालों में से नहीं हूं ना। हम लोग भाई जिस संस्कारों में पले बड़े हैं, घर के बड़ों ने ही हमेशा फैसले लिए हैं। पापा जब तक थे, हम लोग, और मैं अपने तमाम भाई बहनों की बात कर रहा हूं, हम लोग उनके कहे हुए शब्दों के आगे एक शब्द नहीं बोलते थे। चाचा हाथ बढ़ाएंगे तो भतीजा गले लगाएगा। मेरे पिता के जाने के बाद घर के परिवार भाई अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तब ना। उन्होंने तो कितनी बार कितने मंचों पर स्पष्ट तौर से ये बात वो पहले ही कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। चिराग के बिना रोशनी कहां होती है, और चिराग के बिना आज बिहार की पॉलिटिक्स कहां पर होती है। लेकिन चिराग से एक और भी सवाल है, क्या चिराग अपनी पॉलिटिक्स को सिर्फ जमुई और हाजीपुर से लेकर के चलेंगे? क्या चिराग सिर्फ 4 या 5% या 4.5% दुसाध वोटर्स के सहारे रहेंगे, या चिराग के विजन में और भी कुछ बड़ा है? भाई मैं 13 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं, और भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूं। मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब में, और मैं खुले मन से इस बात को बोलता हूं कि बिहार को अगर आज की तारीख में किसी एक व्यवस्था ने पिछड़ा बना के रखा है तो वो जातीय व्यवस्था ही है। और इसमें जिम्मेदार कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने जातियों को बढ़ावा दिया। मेरे मुख्यमंत्री से विभिन्न और शिकायतों में एक ये भी प्रमुख शिकायत है कि भैया जहां एज अ मुखिया आपकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश को एकजुट रखने की होनी चाहिए, वहां आपने मेरे प्रदेश में और विभाजन ही किया। दलित को आपने महादलित किया, पिछड़ा को आपने अति पिछड़ा किया। भाई मैं नहीं मानता इसमें। और आज की तारीख में मैं जाति की नहीं, मैं जमात की बात करता हूं। मेरे लिए भाई कोई युवा दलित युवा नहीं है, कोई अगड़ा युवा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। मेरे लिए वो बिहार का युवा है जो आज की तारीख में सड़कों पर है या दूसरे प्रदेशों में मजबूर है जाकर काम करने के लिए या शिक्षा हासिल करने के लिए। लेकिन आप जिन जाति वालों की तरफ इशारा कर रहे हैं ना चिराग भाई, ये जाति वाले जो लोग हैं ना, ये धर्म पर वार करने पर आ गए हैं। रामचरितमानस का बार बार अपमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार के मंत्री जो हैं रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। वो रामचरितमानस जिसका मैं यानी राशिद हाशमी सम्मान करता हूं, वो राशिद हाशमी जिनकी मां का नाम ही राजेश्वरी शुक्ल है, वो रामचरितमानस का सम्मान करता है। लेकिन ये सम्मान नीतीश सरकार के मंत्री को समझ में नहीं आता। ये सम्मान जो है उत्तर प्रदेश में कई नेताओं को समझ में नहीं आता है। इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि भाई इनको बांटने की राजनीति करनी है ना, और इनको ज्वलंत विषयों से आज की तारीख में जब इनसे शिक्षा रोजगार को लेकर सवाल किए जाते हैं तो उसके जवाब इनके पास नहीं है। मेरे किसान 150 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, उसके जवाब इनके पास नहीं है। तो वहां से ध्यान भटकाने का सबसे आसान काम है कि लोगों को आपस में उनको उलझा दो, और उलझाने के लिए सांप्रदायिकता से बेहतर विषय क्या और हो सकता है। तो ऐसे में ये लोग रामचरितमानस को लेकर आते हैं। भाई कोई भी किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, भाई उस पर चर्चा का विषय बनता ही नहीं है, उस पर चर्चा हो ही नहीं सकती। ये आस्था का विषय, और ये पूर्णतः व्यक्तिगत आस्था का विषय। किस व्यक्ति की आस्था किसमें है किसमें नहीं है, इस पे चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ में आ गया, पर ये लोग जानबूझ के मुझे समझ में आ गया कि ध्यान भटकाने के लिए चिराग पासवान का धर्म और जाति को लेकर के एक परसेप्शन मॉडल है। जब ये मॉडल जैसा शब्द आता है ना, ये मॉडल जैसा जो शब्द है आजकल बिहार में बड़ा चल रहा है। आरसीपी सिंह के साथ में जब अदावत हुई तो फिर नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के लोग या फिर आरजेडी के लोग ये कहने लगे ये तो एक चिराग मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये चिराग मॉडल आगे क्या करने वाला है? और चिराग मॉडल से एक और बात मुझे ध्यान में आई है, क्या आरसीपी से फोन पर बात होती है या नहीं होती है? कभी जीतन राम मांझी से, मुकेश सहनी से, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत तो होती होगी। भाई बिल्कुल होती है, मैं इस बात को क्यों झुटलाऊंगा। और मेरी रगों में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का ही खून है। ही वॉज लव्ड अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, ही हैड अ लाइकिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, सो डू आई। मेरे भी खूबसूरत संबंध तमाम जिन नेताओं का आपने जिक्र किया सबके साथ हैं। यकीनन समय समय पर मेरी चिराग भाई, चूंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि आप बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं बीच में एक आध बार आपको रोक दे रहा हूं। मैं बहुत आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन
मैं अपने इंटरव्यू के कंक्लूडिंग पार्ट में आपके साथ में एक रैपिड फायर राउंड लेकर के चलना चाहता हूं और बहुत तेजी में मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। देश की राजनीति में अब ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अनुमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुमान 2024 में किसकी लंका दहन करेगा? वैसे खैर वो राज्य की राजनीति में, बट हाँ मेरा लक्ष्य, मैं बिहारी हूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। क्या मंत्री बनेंगे या नहीं? ये प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है भाई। एनडीए के साथ जाएंगे या नहीं? ये चुनाव के वक्त फैसला लिया जाएगा, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट। मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई में आप अगर 4 शब्द कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आज की तारीख में उनकी सोच, उनके विजन के सामने विपक्ष में किसी का भी टिकना संभव नहीं है। मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, मोदी वर्सेस केजरीवाल, इस पर चिराग क्या कहेंगे? मोदी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल माय प्राइम मिनिस्टर इज एट नंबर 1। नीतीश की जमीन कौन खिसकाएगा? चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, आरसीपी, कौन खिसकाएगा? बिहार की जनता। और एक ऐसा सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए आया है, सुन करके आपके कान पक गए होंगे, लेकिन मैं पूछे बिना रहूंगा नहीं। चिराग, मैं फिर से कहूंगा, आप डायनेमिक तो हैं ही, आप हैंडसम भी हैं, आप एलिजिबल भी हैं, शादी कब कर रहे हैं? नहीं प्रभु, नहीं। नॉट दिस क्वेश्चन, नॉट दिस क्वेश्चन, आई हैव नो आंसर। मैंने कहा ना कि आपके कान पक गए होंगे, लेकिन देश यही जानना चाहता है ना भाई। आप एक जबरदस्त किस्म के नेता हैं आप। बहुत ही मुखर तरीके से दिल से अपनी बातें कहते हैं, लाग लपेट की बातें आप करते नहीं हैं, चाशनी में डुबो करके बातें करना आपको आता नहीं। शुरू में ही कह चुका हूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत जिसके साथ में है वो सच ही बोलेगा। कैसी दुल्हन चाहिए चिराग को? अरे एक बड़ी आबादी चिराग भाई, आपकी इस मुस्कान पे मरती है, कुछ तो बोल दीजिए। आई थिंक माय मदर वो बेहतर इसका जवाब दे पाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिल से आपने ये इंटरव्यू दिया है, बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी हैं। मेरे एक भी सवाल को आपने डक नहीं किया है, हालांकि कई सवाल चुभते हुए हो भी सकते हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू में दिल खोल करके हमसे बातें की हैं। अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज। नमस्ते।